हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 10th आईएससी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो देखिए बेटा, वर्क क्या होता है। वर्क बहुत ऐसी क्वांटिटी है जैसे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे मान लिया क्या है वर्क, क्या है वर्क हमारा तभी होगा जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी डिस्प्लेस हो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डेफिनेशन जाए तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी एंड बॉडी विल डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं लगता है, किसी एंगल थीटा पे लगता है, उस समय वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। अगर अब थीटा अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, थीटा जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब जैसे पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। मान लिया कोई बॉडी है ऊपर से फ्रीली फॉल कर रही है, तो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस पर बेटा mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, तो वर्क डन हो गया mgh। ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला लगाएंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स हो गया mg इंटू h इंटू कॉस 0, और कॉस 0 इज 1, दैट इज आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, mgh। ऐसे अगर किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, माइनस mgh, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस mgh। यहाँ थीटा 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा आपका mg इंटू h इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज 0, सो वर्क डन इज निगेटिव। ऐसे अगर मान लिया कोई कुली है, वो क्या कर रहा है, अपने सर पे वेट कैरी कर रहा है और सामान लेके आगे जा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ग्रेविटी नीचे लग रही, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mg इंटू डी इंटू कॉस 90, दैट इज 0। ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन 0 हुआ। लेकिन कुली ऐसा नहीं काम नहीं करता है, कुली आपका काम करता है, कैसे करता है, वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क करता है। जब वो चलता है तो अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क करता है। अब गलती से आप गए स्टेशन पर, कुली ने आपको सामान उठाया, आपने कहा कि तुमने वर्क डन 0 किया, तुमको मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा कि वहाँ पे आपको वर्क उसने किया है, कैसे वर्क किया, उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है, जिसका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका वर्क डन इन सर्कुलर मोशन, हम देखें वर्क डन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखिए सर्किल में जब कोई बॉडी चल रही है तो इस पे बेटा आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, और टेंजेंट के अलोंग में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन यहाँ भी क्या आएगा आपका, एफ डी कॉस 90, जो कि 0 आएगा। तो सर्कुलर मोशन में एक तो कॉस 90 की वजह से वर्क डन 0 हुआ। अगर हम क्या कहें कंप्लीट मोशन अगर करते हैं, कंप्लीट मोशन, तो कंप्लीट सर्किल जब करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उससे भी वर्क डन हम 0 कह सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे वर्क डन 0 क्यों आएगा, एफ डी कॉस 90 होगा, इसलिए वर्क डन आपका 0 आएगा। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ वर्क की, तो वर्क की यूनिट बेटा देखें तो वर्क डन आपका वर्क की यूनिट होगी जूल, यूनिट आपकी है जूल, जिसको हम कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, दूसरी यूनिट आपको कहें जूल की, तो आपका 1 जूल, ये है एमकेएस सिस्टम की यूनिट, ये किसकी है, एमकेएस की। अगर सीजीएस की जाए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, तो ये होता है अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 वर्ग। अब आपको निकालना हो कैसे आया, तो 1 जूल में देखिए किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो किलोग्राम में कितना हो गया 1000, और मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया जूल से आर्क में कन्वर्जन। ठीक है, अब दूसरी यूनिट आपकी है वॉट आर्क। अगर कहीं पे वॉट आर्क दे दिया गया, ये पहली यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये कन्वर्जन हो गया। वॉट आवर में क्या है बेटा, वॉट में कितने हो गए, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम की यूनिट ये होती है। अब देखिए 1 वॉट इंटू आर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻4 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻4 जूल। अगर आपका आ जाता है ये किलो जूल, अगर इसको हम कहते हैं किलो जूल में लिखना है, किलो वाट आर क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी आप याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, कई जगह पे आपको क्या मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई जगह वर्क की यूनिट आपको, जैसे वर्क फंक्शन जब हम निकालेंगे
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये कहाँ से आया है? आप पढ़े हैं ना, पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। ये है इलेक्ट्रॉन और एक वोल्ट, वोल्ट एक हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, इसलिए इतना जूल आता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये है आपका वर्क। ठीक है, अब जैसे मान लिया क्वेश्चन आ गया कि इफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अप्लाइड ऑन बॉडी एट एंगल 60 डिग्री एंड डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजेंटल टू 20 मीटर। ठीक है, मान लिया 20 मीटर, यहाँ लीजिए 30 मीटर उसने डिस्प्लेस किया। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपका फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 मीटर, और थीटा आपका यहाँ पे है 60। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? FD cos 60। cos 60 इज 1/2, यानी 20 इंटू 30 इंटू 1/2, यानी ये आ जाएगा आपका 300 जूल। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अगला हम कोई क्वेश्चन ले लें कि हमको वर्क डन निकालना हो, जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन आ गया थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर हम लें कि आपको एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे दिया है और यहाँ पे इंक्लेशन है 30 डिग्री, यहाँ पे कोई बॉडी रखी है, इस पर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाया गया। ठीक है, ए है, यहाँ तक ए पहुँच गया, ये यहाँ पे इतनी डिस्टेंस जो है आपकी वो 5 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए बेटा कि वर्क डन बाय द फोर्स, पुलिंग फोर्स, ये जो पुलिंग फोर्स है, तो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स। तो आप देखिए बेटा पुल इसको इसके अलॉन्ग कर रहा है, फोर्स उसी के अलॉन्ग है, तो W इज इक्वल टू क्या करेंगे? FD cos थीटा। फोर्स यहाँ लग रहा है 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट देखिए इधर की तरफ कितना है? 5 इंटू कॉस कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 75 जूल। कितना आ गया? 75 जूल। सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर कितना लगेगा? तो बेटा देखिए इंक्लाइन प्लेन में हमेशा एक्सेलरेशन लगता है G sin थीटा। क्या लगता है? G sin थीटा, इसके अलॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? mg sin थीटा, यानी फोर्स आपको क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। ठीक है, क्योंकि फोर्स आपका लग रहा है, जैसे यहाँ से देखें तो mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और ये हमारी बॉडी इधर की तरफ जा रही है, तो इधर का अगर हम mg का फोर्स देखेंगे, ये थीटा है ऐसे, तो अगर ये देखें तो ये चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। ठीक है, तो mg, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका g नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग क्या लग जाएगा आपका? g, अगर यहाँ थीटा, सॉरी ये वाला थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया। देखिए इस इंक्लाइन प्लेन पे समझिए ज़रा, ये आपका अगर 30 डिग्री है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा करें, यहाँ पे लग रहा है नीचे की तरफ mg। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा अल्टरनेट हो गया। तो अगर यहाँ पे हम देखें ये थीटा लग रहा होगा, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर इसके बराबर होगी। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा। हाइपोटेनियस आपका क्या है? यहाँ पे लग रहा है आपका हाइपोटेनियस mg के बराबर। ठीक है, तो क्या लग जाए आपका? तो जो इसके अलॉन्ग फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? साइन थीटा, यानी P इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg साइन थीटा। ठीक है, क्या लग जाएगा आपका? mg साइन थीटा। ठीक है, mg इधर लग रहा है। ठीक, तो इस तरह से लग जाएगा आपका। ठीक है, तो g साइन थीटा यानी फोर्स आपका हो जाएगा mg साइन थीटा। m कितना लग रहा है? मास इसका हमको पता नहीं है, तो हम निकाल, अगर मान लिया मास भी इसका मैंने दे दिया 10 kg, मान लो कितना दे दिया? 10 kg, तो 10 इंटू जी 9.8 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/2, यानी ये लगेगा 49 न्यूटन। ठीक है, कितना लग जाएगा? ये 49 न्यूटन कुछ लग जाएगा फोर्स आपका। ठीक है, अगर मान लिया फिर आपका निकाल लिया जाए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, खाली पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे mg, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इज इक्वल टू कितना लगेगा? mg, यानी मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, मास अगर मान लिया इसका दिया गया कि 1 kg है, अगर इसका कहते हैं मास कितना है? 1 kg, 10 kg नहीं 1 kg ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 9.8, दैट इज 9.8 न्यूटन। ठीक है,
अब हम तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी देखिए एच हाइट तक वर्क करी होगी, जो एच हाइट लगी इसके अगेंस्ट वर्क कर रही होगी, तो वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी इंटू साइन थीटा। ठीक है, सॉरी एम जी और हाइट, एम जी हो गया फोर्स लग रहा है और हाइट कितना लग गया एच, एच क्या आएगा, ये डिस्टेंस 5 दिया है, तो एच बाई 5 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट इज एच इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2, कितना आ गया 5 इंटू 1/2, यानी एम जी इंटू 5 इंटू 1/2, एम है 1, जी है 9.8 इंटू 5/2 कर देंगे। ठीक है, तो 4.9 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इस तरह से भी वर्क निकालेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एम जी लगेगा, ठीक है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी इसके अगेंस्ट वर्क करेगा जो वो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो और आपको ध्यान देना ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव होता है इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर मान लिया बेटा कहीं पे हम किसी बॉडी को h हाइट तक ले जा रहे हैं, m मास की है, m मास की h हाइट तक इसके अलोंग ले जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चाहे हम इस पाथ से ले जाएं चाहे ऐसे ले जाएं, तो हमारा वर्क डन हमेशा क्या आएगा, वर्क डन हमेशा हमारा mgh ही आएगा। यानी आपको छत पे जाना है, चाहे आप स्टेयर से जाएं चाहे आप लिफ्ट से जाएं चाहे जैसे जाएं, आपका वर्क डन हमेशा क्या होगा mgh, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर हाइट पता है तो आप निकाल लेंगे। ठीक, जैसे मान लिया अब दूसरा क्वेश्चन कोई हम ले सकते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, यहाँ से इसको h हाइट से लेके, मान लो h हाइट है, ऊपर से कोई बॉडी यहाँ पे 2 मीटर से नीचे आ रही है, इसका मास कितना है 2 kg, 2 kg 2 मीटर से नीचे आ रहा है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बेटा एम जी हो गया फोर्स, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, नीचे की तरफ आ रही है तो कॉस क्या लगा देंगे h इंटू कॉस 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8, ठीक है, इंटू कॉस 0 इज 1, दैट इज 4 इंटू 9.8 न्यूटन जूल, सॉरी ये आ जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन में सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखिए एनर्जी, एनर्जी पे अगर हम आए तो एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी आपकी एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क कह सकते हैं। क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी में बेटा देखेंगे हम, जैसे हमारा एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट जूल है। ठीक है, कई बार कैलोरी होती है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और 1 जूल में 0.34 कैलोरी होती है। ठीक है, कितना होता है आप 1 जूल में कैलोरी अगर लिखेंगे तो आप 0.24 कैलोरी। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी उसकी यूनिट या तो जूल में होगी, कैलोरी में होगी, किलो कैलोरी में होगी, किलो कैलोरी में होगा, आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी 2 तरह की होगी, एक मैकेनिकल और एक नेचुरल। ठीक है, एनर्जी आपकी यहाँ पे 2 तरह की होगी, एक होगी मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी होगी नेचुरल में। नेचुरल में बहुत टाइप की एनर्जी आ जाएंगी आपकी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, ये सारी आपको डिटेल्स पढ़नी है। मैकेनिकल हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, जिसमें न्यूमेरिकल आता है। मैकेनिकल में हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी 2 पार्ट में डिवाइड है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपकी है और पोटेंशियल एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे जब हम आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी possessed by
एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है आपकी यहाँ पर रेस्ट पे थी, u इक्वल टू 0, आप इसको d डिस्टेंस ले गए, ठीक है, कोई फोर्स लगा के, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है, आपको निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो सिंस वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स यहाँ पे बेटा क्या लगेगा, ma इंटू डी। अब ये हो गया मैड, अब मैड से ऐड हटाना है हमको। अगर डिस्टेंस के टर्म में इक्वेशन देखें क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ad, ठीक है। यहाँ से देखिए u 0 है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ad, तो यहाँ से ad की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे उठा के रख दीजिए m इंटू ये हो गया 1/2 v स्क्वायर, तो वर्क हो गया। यानी आपका वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ वर्क इज इन फॉर्म काइनेटिक एनर्जी। देखिए एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए यहाँ पे वर्क किसमें चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ गई आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। समझ गए बेटा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आई हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने फार्मूला पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसको मैं कहूँ रिलेशन विद मोमेंटम, रिलेशन में मोमेंटम कहा जाए तो देखिए सिंस p होता है मोमेंटम क्या हो, mv, काइनेटिक एनर्जी आपकी है हाफ एम वी स्क्वायर। आप m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी का होल स्क्वायर बाई m, तो यानी हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर बाई m। इस पे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये देना है बेटा, अगर आपका जो p का चेंज है लेस देन 10% है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, डेल्टा k बाई k इंटू 100 इज इक्वल टू, ठीक है, जो पावर 2 इंटू डेल्टा p बाई p इंटू 100, ठीक है। अब अगर 100% से ऊपर है, इफ चेंज इज ग्रेटर देन 10%, तब आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चन पूछें आपसे, सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको कहा जाए कि इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज चेंज बाय 3%, कितना पूछा जाए, 3%, फाइंड परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपने पढ़ा p स्क्वायर बाई 2m, तो इसमें हम लगा सकते हैं डायरेक्ट 2ke अपान ke इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा p बाई p इंटू 100। इसका परसेंट आपको दिया हुआ है 3 डायरेक्ट, तो 2 इंटू 3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 6%। ये तो बेटा निकालना आसान है कि 6% आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी अगर 3% मोमेंटम चेंज कर दिया जाए, ठीक। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपका, देखिए इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, फाइंड परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए बेटा पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, 1/2 p स्क्वायर बाई m, ठीक है। अब देखिए जब 100% मोमेंटम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, p डैश आपका हो जाएगा p प्लस p बाई 100, ठीक है, इंटू 100, यानी कितना हो गया 2p। अब हमारी जो ke डैश नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 p की जगह पे रखेंगे 2p, तो 4p स्क्वायर बाई m, ठीक। अब हम निकालेंगे कितना, डेल्टा के इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 4p स्क्वायर बाई m माइनस p स्क्वायर बाई 2m, यानी पूरे में 1/2 p स्क्वायर बाई m कॉमन है, यहाँ हो गया 4 माइनस 1 दैट इज 3p स्क्वायर बाई 2m, ठीक। अब परसेंटेज एरर निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 करेंगे, यानी डेल्टा के हमारा आया है 3p स्क्वायर बाई 2m अपॉन p स्क्वायर बाई
2m इंटू 100, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 150%, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो जाएगी 150%, ठीक है। कितना काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होगा 100% से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर पूछा है नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी तो वो आपका 4 पीस पहले का 4 टाइम हो जाएगा कि ठीक है। अगर 10% इंक्रीज करा है मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा पूछा जाएगा, तो 4 मतलब आपको 2p² बाई यानी 4 टाइम p²/2 यानी 400 गुना हो जाएगी अब पहले की, ठीक है। और कितना चेंज होगा आपका, अगर पूछा जाए परसेंटेज चेंज तो ये हो जाएगा इतने इंटू p²/m करेंगे, आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं मोमेंटम से रिलेटेड। आपके रीजनिंग बहुत आएगी कि आपकी इफ अ बॉडी, if two body of same mass having momentum in ratio 1:2, find ratio of kinetic energy। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है p²/2m, यानी यहाँ का मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा p1² यानी 1:4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन कहा जाए आपसे, इफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट 2 पॉइंट्स, इफ ऐसा पूछा है, इफ टू बॉडी ऑफ सेम मास हैव काइनेटिक एनर्जी इन रेशियो 4:1, फाइंड रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। आपको क्या कह दिया जाए काइनेटिक एनर्जी रेशियो दिया जाए, और तो आप देखिए यहाँ देख चुके आप क्या है काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू p1²/p2²। तो यहाँ पे p1/p2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा √ काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, ये कितना आ गया आपका 4/1 दैट इज 2:1 हो जाएगा। तो ऐसे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहीं पे रेशियो बताइए काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया आपका। अब देखिए अगला आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ग्रेविटी से मान लो h हाइट पर रखी कोई बॉडी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या आएगी mgh, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में मान लिया एक स्प्रिंग है, आपने इसको x स्ट्रेच किया है इसके बाद छोड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी मान लिया x आपने इसको स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx²। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 1/2 kx²। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कई जगह पे दिया है आपको वाइब्रेशनल एनर्जी भी दिया होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। अगर देखिए बेटा कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रही है टू एंड फ्रो मोशन, जब टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी तो उस समय जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगा आपका वाइब्रेशनल एनर्जी, वो जनरली 1/2 ka² होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। टोटल एनर्जी जो होती है उसकी 1/2 ka²। तो उसके बाद फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो कोई बॉडी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी वाइब्रेशन अपने मेन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। अब देखिए अब आई हमारी बात पावर की, उसमें बेटा देखिए एक चीज़ रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ड्यूरिंग मोशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क, ठीक। मोशन के समय वर्क इज इक्वल टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। यानी वर्क आप कह सकते हैं हाफ
एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा इसको कैसे अगर हमको प्रूव करना हो तो देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई u वेलोसिटी से चला, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, कितने डिस्टेंस चलने के बाद d, यहाँ भी वही लगा देंगे। w इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, cos 0 1, फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है ma, तो m ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड निकालिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ad, तो यहाँ से ad की वैल्यू क्या हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 रख दिए यहाँ पे, तो मैट से ऐड हटा देंगे, आसानी से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम निकल के आ जाएगा। यानी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी का प्रूफ है छोटा सा। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि एक बुलेट है जिसका मास आपका 10 ग्राम है। ठीक, कोई बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है और वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से मान लो जा रही है। ठीक है, या मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। इसके बाद क्या कि किसी ब्लॉक के अंदर जा रही है और पेनेट्रेट होकर रुक जा रही है, और आपसे पूछा जाए कि अगर वो 10 मीटर पेनेट्रेट करके रुकती है तो रिटार्डिंग फोर्स बताइए। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम। देखिए एक आपकी कोई बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, ये किसी ब्लॉक में जा रही है अंदर, इसके अंदर पेनेट्रेट कर रही है कितना 10 सेंटीमीटर तक, और इसके बाद रुक जा रही है। आपको बताना है रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, कितना है 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, किसी ब्लॉक के अंदर पेनेट्रेट करी 10 सेंटीमीटर आपको निकालना हो। तो सब देखिए बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 90 है, इसको इंटू 5/18 कर देंगे, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। अब यहाँ रेजिस्टिव फोर्स है तो यहाँ पे देखिए ये हाफ एम जब फाइनली जाएगी तो कहाँ चली जाएगी रेस्ट में, माइनस हाफ एम इंटू यू आपका कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है मास का 10 ग्राम, यानी 10/1000 इंटू वी की वैल्यू कितनी आ गई 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, और वर्क डन हमारा बेटा क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब रेजिस्टिव फोर्स से क्या लग जाएगा नेगेटिव, या नेगेटिव में आएगा ही फोर्स, क्योंकि आपका रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट लगेगा जो इसको रोकेगा, तो माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 10 सेंटीमीटर 10/100 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस हाफ 10/1000 इंटू 625। देखिए 100 ने 2 0 मार दिया, 10 ने 10 को मार दिया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 625/20, ये लगभग आएगा आपका 31.25 न्यूटन। कितना लग रहा है 31.25 न्यूटन लगेगा जो इसको स्टॉप करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर आ जाए तो। ठीक, इसके बाद देखिए आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप देख चुके हैं mgh होता है। अब आपका वर्क एनर्जी थ्योरम देख चुके हैं। पावर, पावर देखिए क्या होगा, पावर है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर आपको लिखते हैं क्या है वर्क अपॉन टाइम, इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, अब कई जगह पे लिखा होगा 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट, मेगावाट का मतलब 10⁻6 वाट, 1 माइक्रोवाट मतलब 10⁻⁻6 वाट। ठीक है, 1 आपको ऐसे कुछ भी लिखा रख सकता है यूनिट, तो वो यूनिट कन्वर्जन आपको पता है वही सारी रखना है। ठीक है, कुछ कॉमन थी वो हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए वाट हो गया। अब दूसरी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो मैकेनिक्स में यूज होती है वह है हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक, ये हो गया आपका एनर्जी। ठीक है, पावर आ गया। अब पावर को थोड़ा और अगर हम आगे ले जाएं कि देखिए पावर आपका क्या है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को चाहें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, पावर इक्वल टू एफ वी। तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया आपका पावर इक्वल टू एफ वी। अब कहा जाए क्वेश्चन कि इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन यूज्ड टू कंटिन्यू a body at speed 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड पावर। ठीक, तो क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू आप सीधे क्या लगा देंगे एफ वी,
यानी फोर्स है 20 न्यूटन और वेलोसिटी है 40, यानी कितना हो जाएगा 800 वाट। कितना हो जाएगा 800 वाट। यहाँ पे बस ये देखना है v इज़ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। v यहाँ पे क्या रहेगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया पावर। इफिशियंसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए, इफिशियंसी ईटा क्या होता है, पावर आउटपुट अपान पावर इनपुट इनटू 100, मतलब कितना आपने पावर सप्लाई किया, कितना आउटपुट हुआ, ठीक है। जैसे मान लो कोई मशीन है वो वर्क कर रही है, तो जो मशीन वर्क करेगी दैट इज़ इनपुट। अब वो काम उससे जितना हुआ दैट इज़ आउटपुट, तो कितना आउटपुट हुआ अपान इनपुट क्या कर देंगे इनटू 100, तो आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। अब एक चीज़ और टर्म आता है एनर्जी डिग्रेडेशन। एनर्जी डिग्रेडेशन क्या होता है, जैसे मान लिया आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 100% एनर्जी आपकी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कुछ ना एनर्जी लॉस होती है, तो जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन, ठीक है। जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम एनर्जी डिग्रेडेशन कहते हैं। और कई जगह पे कई जो एनर्जी लॉस होकर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं हीट डेसिपेट। हीट डेसिपेट क्या होता है, लॉस इन एनर्जी। जैसे कोई आप वर्क कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी चली जाती है, तो वो उतनी एनर्जी चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी है आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद आपका आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, सॉरी कंजर्वेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम आप देख चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कहीं पे भी एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, हर जगह एनर्जी कांस्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है m मास की, ऊपर से नीचे आ रही नीचे, ठीक। कुछ देर बाद ये यहाँ पहुँच गई b पे, फिर पहुँच गई c पे। मान लो ऊपर से यहाँ से इतनी हाइट ये x, ऊपर से नीचे x आई, तो अब हाइट कितना बचा h माइनस एक्स। तो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट। हम देख रहे हैं हर जगह एनर्जी सेम ही आएगी, तो हम एनर्जी एट अगर a निकालें, a पे पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना है mgh। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या है 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी 0। तो टोटल एनर्जी एट a कितना आएगा आपका mgh। अब देखेंगे एट b पे हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब हाइट कितना बचा है h माइनस एक्स, तो mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा हाफ m वेलोसिटी एट b स्क्वायर। अब वेलोसिटी एट b स्क्वायर क्या लगाएंगे हम, v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, ऊपर से नीचे आ रही ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पे रख देंगे, तो हाफ m इंटू ये आ गया 2gx, 2 कट गया, ये कितनी आ गई mgx। अब टोटल एनर्जी एट b ये हुआ mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये mgx कट गया तो क्या बचा mgh। ऐसे टोटल एनर्जी एट c पे देखें, c पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर। अब यहाँ पूरी हाइट अगर चल के आ गया तो vc स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh, पूरी हाइट आ गया, यहाँ पे रख देंगे तो हाफ m इंटू 2gh, 2 कट गया, ये भी क्या आया mgh। तो टोटल एनर्जी एट c भी कितना आ गया mgh। यानी कई जगह पे देखा हमने हर पॉइंट पे एनर्जी क्या आ रही है mgh। इसका बहुत सारे क्वेश्चंस पे बन सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जैसे पूछा जाए अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फाइंड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट हाइट 1/4 if initial height is 10 मीटर, ठीक है। जी की वैल्यू 10 लेना। तो देखिए पहले वो h हाइट पे था, ठीक है, तो कह रहा कि अगर ये कितना चला आया बेटा h/1/4, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा 1/4 तो अब उसको क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी mgh, यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, mgh यहाँ था, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा
आपका है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो पहले वहाँ से आपका 20 कितना है, g हो गया 10, हाइट कितना है 10। अब कह रहा है कितना 1/4 चला आना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 1 बाई ये हो जाएगा m हो गया आपका 20 इंटू जी 10 इंटू एच कितना हो जाएगा 10/4, 10/4 हाइट पर, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 या 20। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना हो गया ये 500 इक्वल टू कितना आ गया 22,000। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, घटा दिए 1500 जूल। ठीक, यहाँ पहुँचेगा तो 1500 जूल हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, कहीं यहाँ पे कहा जाए, अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कहा जाए कि एक बॉडी है ऊपर से फ्रीली फॉल कर रही है h हाइट से। ठीक है, एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उस पॉइंट पे 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मान लो ए से कोई बॉडी गिर रही है मास की, यहाँ पे जब पहुँची तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताइए कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, तो बताइए इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट पे अगर ये है, अगर इनिशियल हाइट इसकी h है। ठीक, तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्या होगा mgh। ठीक, यहाँ पे पहुँचे तो क्या होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया mgh, यानी ये कह सकते हैं 4 इंटू उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी मान लो कितनी पे है h डैश पे, तो mg इंटू एच डैश, इधर क्या हो गया mgh। तो यहाँ से आप देखिए h डैश निकालेंगे कितना आ जाएगा h/4 पे, कितनी हाइट पे आया h/4। इस पे इस तरह के क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। वैसे आप देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन एक और है कि एक आपका पेंडुलम है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है मीन पोजीशन पे। आपका कोई पेंडुलम है, ये कह रहा है मीन पोजीशन पे इसकी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड है, कह रहा है कि ये कितना हाइट रेज करेगा, मान लो। ठीक है, कि अगर इसको हमने 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी तो कितनी हाइट ये रेज कर जाएगा। ठीक है, ये आपको निकालना है कि ग्राउंड से कितना हाइट चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको वर्क निकालना वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू, वहाँ पे जब h हाइट पे पहुँचा तो क्या होगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो रेस्ट में चला जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। तो यानी उस समय क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh, m कट गया, तो आपका जो हाइट होगा वो हो जाएगा 1/2 v²/g। ठीक है, तो आपका कितना हो गया v² है 5 इंटू 5/2 इंटू 10, यानी 25/20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप हाइट निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ। कई बार यही जाएगा क्वेश्चन की मेन पोजीशन पे ये था, यहाँ पहुँचा उसका 7 मास भी दे, मास मालूम नहीं दिया, यहाँ कहा कि यहाँ पे जब पहुँचा तो उसकी 60% एनर्जी लूज़ हो गई। कितनी हो गई 60% एनर्जी लूज़ हो गई। तो अब बताइए इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से मीन पोजीशन से चली और यहाँ पे जब पहुँची तो उसकी 60% लूज़ हो गई। मान लो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, कहते हैं कि 60, देखिए वही कंजर्वेशन, जो हम जो एनर्जी होगी काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी, पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगी, जिस हिसाब से हमको वैल्यूज़ दी गई हैं एक से दूसरा हम निकाल सकते हैं। ठीक, मान लो इसका यहाँ पे जो है वो 60% लूज़ हो गया, तो 60% लूज़ हो गया तो हाफ m इंटू 5 था। अब इसका 60% लूज होगा, कितना बचेगा 40% इंटू 40/100 इक्वल टू क्या कर देंगे हाफ, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच, m ने m को मार दिया। ठीक है, तो हो जाएगा ये 25/2 इंटू 40/100 इक्वल टू आपका g हो गया 10 इंटू एच, ये कट गया। ठीक है, 10 से 10, अभी हो जाएगा आपका 100/2 इंटू 100 इक्वल टू एच, 100 मार दिया, कितना जाएगा 0.5 मीटर। ये कितना जाएगा 0.5 मीटर हाइट तक जाएगा अगर 60% एनर्जी लूज है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कुछ है जो आ सकता है। बाकी आपके में यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस पे आएंगे ज़्यादातर, अगर मान लो इस पे इस तरह के न्यूमेरिकल हो गए और कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन की कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जैसे आपका की साउंड की आपका जो AC जो जनरेटर है, जनरेटर में क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ऐसे आप ले लें,
ऐसे आप यहाँ पे ले लें क्या, सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बैटरी चार्ज करता है उसको, ठीक है। बैटरी में क्या होगा, या सेल कह सकते हैं, सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे आप प्रेस करते हैं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेगा, हीट में, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन के बहुत सिंपल है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा और हमको बताइएगा। अब देखिए कई बार ये ग्राफ पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ये जो ऊपर से बॉडी गिर रही नीचे, तो देखिए जब यहाँ पे होगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब पेंडुलम में देखिए, पेंडुलम को आप ऐसे इस तरह से यहाँ पे यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए मीन पोजीशन पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0। ऐसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।